हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, विच इज पावर ऑफ अ नेचुरल गार्जियन. इन दिस सेक्शन देयर आर 6 clause. I will explain all the clauses as step by step. So वीडियो के एंड तक बने रहिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए. एक हिंदू माइनर का नेचुरल गार्जियन उसके पापा, उसकी मम्मी और आफ्टर मैरिज ऑफ अ गर्ल उसका हस्बैंड होता है. इनको कुछ पावर्स मिली होती है, साथ ही साथ इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है. हम उन पावर्स को और उन रिस्ट्रिक्शंस को आज स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में कवर है. सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लॉज 1 की. इसका क्लॉज 1 कहता है कि एक नेचुरल गार्जियन को वो सारे के सारे एक्ट, वो सारी की सारी चीज़ें करने का राइट है, पावर है, जो कि माइनर के बेनिफिट के लिए है, जिससे माइनर को फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा होगा. लेकिन गार्जियन उसको किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं कर सकता. कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए वो उसको बाध्य नहीं कर सकता. यह है क्लॉज 1. अब बात करते हैं क्लॉज 2 की. सेकेंड क्लॉज में बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन बिना कोर्ट की परमिशन के ये 2 काम नहीं कर सकता माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ. इसका ए पार्टी कहता है कि वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी में का कोई भी पार्ट ना तो बेच सकता, ना मॉर्टगेज पर दे सकता, ना गिफ्ट के तौर पर दे सकता, ना ही एक्सचेंज कर सकता. इसका बी पार्ट कहता है कि वो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट 5 साल से अधिक टाइम के लिए लीज पर नहीं दे सकता, या फिर माइनर जिस टाइम मेजॉरिटी लेता है उस तारीख से लेके 1 साल की टाइम के लिए वो उसे लीज पर नहीं दे सकता. अब बात करते हैं थर्ड क्लॉज की. अब बात करते हैं क्लॉज 3 की. क्लॉज 3 ये कहता है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जो प्रोविजंस बताए गए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग नेचुरल गार्जियन प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करता है तो वो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो अवॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर एंड एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम. अब बात करते हैं क्लॉज 4 की, जो ये कहता है कि क्लॉज 2 में बताया गया प्रोविजन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक नेचुरल गार्जियन उन एक्ट्स को कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्लॉज 2 में बताए गए हैं, अगर वो जरूरी है करने और वो माइनर की भलाई के लिए है, तो एक नेचुरल गार्जियन वो एक्ट कर सकता है जो क्लॉज 2 में बताए गए इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ माइनर की. अब बात करते हैं क्लॉज 5 की. क्लॉज 5 कहता है कि क्लॉज 2 में बताए गए डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गार्जियन विच इज रिस्ट्रिक्टेड, then the section 29 of Guardian and Wards Act 1890 will be applicable. यहाँ पे 3 पार्ट है. फर्स्ट है कि क्लॉज 2 से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सेक्शन 4A ऑफ द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अकॉर्डिंग होगी. बी पार्ट कहता है जो कोर्ट है वो प्रोसीड्यूर फॉलो करेगा जो सेक्शन 31 क्लॉज 2, 3, 4 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में है. इसका सी पार्ट कहता है कि क्लॉज 2 से रिलेटेड जो अपील होगी वो उसी कोर्ट में होगी जिसमें नॉर्मली इससे रिलेटेड अपील होती है. अब बात करते हैं क्लॉज 6. क्लॉज 6 कहता है कि इस सेक्शन में जो कोर्ट की डेफिनेशन है विच कवर सिटी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अ कोर्ट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 4A ऑफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890. यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि इन कोर्ट्स में से वही कोर्ट होगा जिसकी लोकल लिमिट्स में
वो प्रॉपर्टी आती हो जिसका केस है। तो ये था हमारा टॉपिक